उपन्यास उपन्यास का अर्थ उपन्यास आधुनिक गद्य की एक कथात्मक विधा है जिसका जन्म 18वीं शताब्दी में पश्चिम में हुआ। यदि उपन्यास शब्द का विखंडन करें तो इसके दो हिस्से होते हैं। उप अर्थात निकट तथा न्यास अर्थात अर्थात इस आधार पर उपन्यास का अर्थ वह रचना जो सामाजिक जीवन के अत्यंत निकट हो। सामाजिक जीवन के निकट होने के कारण ही उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य भी कहते हैं। उपन्यास और आख्यायिका में अंतर। कुछ लोग मानते हैं कि उपन्यास आधुनिक विधा नहीं है बल्कि प्राचीन काल से ही चली आ रही है। उनका दावा है कि आज का उपन्यास सांस्कृतिक साहित्य में मिलने वाली आख्यायिकाओं का ही परिवर्ती रूप है। तर्क यह है कि आख्यायिकाएं गद्यात्मक और कथात्मक होने के साथ साथ आकार की दृष्टि से भी उपन्यासों जैसी थी, किंतु वर्तमान में यह मत मान्य नहीं है। आजकल माना जाता है कि उपन्यास एक आधुनिक विधा है जिसका जन्म पूंजीवादी और औद्योगिक क्रांति की कोख से जन्मे मध्य वर्ग के उदय के कारण हुआ। यह ध्यान रखना जरूरी है कि आख्यायिका बाहरी ढांचे में चाहे उपन्यास के नजदीक हो, रचना दृष्टि के स्तर पर भिन्न हो। आख्यायिका आदर्शवादी रचना होती है जिसमें अलौकिक मान्यताओं, नैतिक उपदेशों तथा भावनापूर्ण कल्पनाओं की सघन उपस्थिति होती है। इसके विपरीत उपन्यास अनिवार्यतः यथार्थवाद से संबंधित होता है क्योंकि वह यही लौकिक जीवन, यथार्थ घटनाओं तथा इतिहास के तथ्यों से प्रभावित होता है। उपन्यास के तत्व पाश्चात्य साहित्य विवेचन में उपन्यास के 6 तत्व माने गए हैं। कथानक और कथा वस्तु, उद्देश्य, चरित्र, योजना, भाषा शैली, संवाद योजना और देश काल वातावरण। कहानी के भी यही 6 तत्व माने जाते हैं। हालांकि उसमें देश काल का विशेष महत्व नहीं होता। नाटक में इन 6 तत्वों के साथ अभिनयता या रंग संकेत का 7वां तत्व भी जुड़ जाता है। कथानक और कथा वस्तु। कथानक का अर्थ है वह ढांचा जो घटनाओं, चरित्रों तथा वर्णनों को आपस में बांधता है। यह अंग्रेजी शब्द प्लॉट का हिंदी अनुवाद है। एक अच्छे कथानक की पहचान यह है कि उसमें अनुपात और गति उचित हो। उचित अनुपात का अर्थ है कि न तो घटनाओं या वर्णनों को भरमार हो और न ही चरित्र इतने ज्यादा हो कि पाठक उनके साथ संगति न बैठा सके। इस प्रकार यदि घटनाएं, चरित्र या वर्णन बहुत कम हो और इस वजह से घटना को उपन्यास के आस्वादन में समस्या होने लगे तो यही माना जाएगा कि कथानक कमजोर है। गति का अर्थ यह है कि उपन्यास पढ़ते समय न तो अनावश्यक विराम बीच में आते हो जिनसे पाठक को बोरियत महसूस हो, न ही घटनाओं के घटने की गति इतनी तीव्र हो कि पाठक कथानक के साथ तादात्म्य न बन सके। चौथा, अच्छे कथानक का एक विशेष गुण होता है संबंध निर्वाह। यदि लेखक विभिन्न चरित्रों और घटनाओं को ठीक तरीके से आपस में जोड़ देता है तो यह कुशल संबंध निर्वाह का उदाहरण है। कभी कभी ऐसा होता है कि कथानक के कुछ तत्व आपस में असंबंध दिखाई पड़ते हैं। उदाहरण के लिए प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त में यह समस्या दिखाई पड़ती है। कुछ समीक्षकों ने गोदान उपन्यास की शहरी और ग्रामीण कथानक को भी असंबंध बताया है। यदि किसी उपन्यास या नाटक में एक से अधिक कथाएं हो तो प्रमुख कथा को आधिकारिक कथा कहते हैं, जबकि शेष कथाओं को प्रासंगिक या अवान्तर कथाएं कहते हैं। ऐसे कथानक में यह गुण होना चाहिए कि कभी प्रासंगिक कथाएं आधिकारिक कथा को आगे बढ़ाने में सहायक हो। यदि कोई प्रासंगिक कथा अनावश्यक महत्व पाकर स्वतंत्रता हो जाती है तो यह कथानक का बहुत बड़ा दोष माना जाता है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में कहीं कहीं यह समस्या नजर आती है। कुछ समीक्षकों के अनुसार गोदान में ग्रामीण कथा आधिकारिक है जबकि शहरी कथा प्रासंगिक है। कथा वस्तु का अर्थ है कि कहानी की विषय वस्तु या सामग्री कहाँ से ली गई है। कथा वस्तु का स्रोत इतिहास भी हो सकता है, वर्तमान भी और कल्पना भी। इस आधार पर कथा वस्तु को प्रख्यात, उत्पाद तथा मिश्र में विभाजित किया जाता है। प्रख्यात का अर्थ है किसी भी प्रसिद्ध कथा
को आधार बना लेना। उत्पाद का अर्थ है कल्पना से नई कथा वस्तु बनाना, तथा मिश्र का अर्थ है प्रसिद्ध तथा काल्पनिक तत्वों को मिलाकर कथा का निर्माण करना। अच्छी कथा वस्तु वह होती है जो विश्वसनीय और प्रमाणित है। इसीलिए यदि घटनाएं और चरित्र काल्पनिक हैं और कहानी में आकस्मिकता और संयोग तत्वों का महत्व ज्यादा है, तो कथा वस्तु अविश्वसनीय और कमजोर हो जाती है। उदाहरण के लिए गोदान की कथा वस्तु अत्यंत प्रमाणित और विश्वसनीय है क्योंकि वह जीवन के यथार्थ पर आधारित है। इसके विपरीत देवकी नंदन खन्नी के उपन्यासों की कथा वस्तु अविश्वसनीय है क्योंकि वह अतिशयोक्तिपूर्ण कल्पनाओं से भरी है। उद्देश्य का अर्थ है कि रचनाकार ने किस योजन से उपन्यास या नाटक की रचना की है, अर्थात वह रचना के माध्यम से किस प्रयोजन की उपलब्धि करना चाहता है। हल्के किस्म के रचनाकार प्रायः धन या प्रतिष्ठा जैसे उद्देश्यों के लिए रचना करते हैं, किंतु जो रचनाकार साहित्य की सामाजिकता का सम्मान करते हैं उनका उद्देश्य व्यापक होता है। यह उद्देश्य सामान्यतः किसी भी विचारधारा या आदर्श या नैतिक मूल्यों की स्थापना करना होता है। अच्छा रचनाकार उद्देश्य को उपदेश की तरह थोपता नहीं है, वह उसे रचना के भीतर इस तरह से घुला मिला देता है कि वह पाठक के हृदय को प्रभावित तो करे किंतु अलग से चिपका हुआ नजर न आए। यशपाल के कुछ उपन्यास इसीलिए कमजोर हैं क्योंकि उनमें विचारधारा चिपकी हुई नजर आती है। इसके विपरीत प्रेमचंद का गोदान, रेणु का महिला आंचल और मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन इसीलिए श्रेष्ठ है क्योंकि इनमें अलग से उद्देश्य नजर नहीं आता है। 1950 ईस्वी के बाद के साहित्य में उद्देश्य का महत्व कम हुआ है। अब यथार्थवाद इतना सघन हो गया है कि अधिकांशतः लेखक सिर्फ यथार्थ का वर्णन करना चाहते हैं, अलग से कोई उद्देश्य लेकर नहीं चलते। इसी स्थिति को कुछ लोगों की भाषा में उद्देश्य का टूटना कहते हैं, जबकि कुछ अन्य के अनुसार परिवर्तन सिर्फ इतना हुआ है कि आज के लेखक उद्देश्य के तौर पर यथार्थ के भीतर छिपी विद्रुपताओं को उभार कर पाठक को उनसे लड़ने के लिए तैयार करना चाहते हैं। चरित्र योजना कोई भी रचनाकार यदि कथा के माध्यम से अपनी बात कहना चाहता है तो उसे कुछ पात्र या चरित्र गढ़ने पड़ने हैं ताकि उनकी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के माध्यम से अपने भाव का संप्रेषण कर सके। अच्छे लेखक की पहचान है कि वह खुद को किसी एक चरित्र में प्रक्षेपित नहीं करता, वह विभिन्न चरित्रों में आंशिक रूप से स्वयं को इस प्रकार प्रक्षेपित करता है कि पाठक उसे पहचान न सके। उदाहरण के लिए गोदान में प्रेमचंद ने किसी एक चरित्र में स्वयं को प्रस्तुत नहीं किया, जबकि दिव्या को पढ़े तो मारिस को देखते हुए कई बार लगने लगता है कि यशपाल ही चेहरा बदल कर आ खड़े हुए हैं। हालांकि उन्होंने सीमित रूप में पृथुसेन में भी स्वयं को प्रक्षेपित किया है। अच्छी चरित्र योजना का लक्षण है कि रचना में चरित्रों की भीड़ न हो, न ही चरित्रों की संख्या इतनी कम हो कि रचनाकार का मूल भाव संप्रेषित न हो सके। प्रसाद ने कहीं कहीं नाटकों में चरित्रों की भीड़ इकट्ठी कर दी है। प्रेमचंद ऐसा करने से लगातार बचे हैं। यशपाल और मन्नू भंडारी के यहाँ भी चरित्र उचित संख्या में है। अच्छी चरित्र योजना का लक्षण है कि उसमें चरित्र सहज और स्वाभाविक नजर आते हैं, काल्पनिक नहीं। पारंपरिक रचनाओं में नायक केवल अच्छा होता है तो खलनायक केवल बुरा, दोनों में ही अपनी अच्छाई या बुराई को लेकर आंतरिक द्वंद्व नहीं होता। बस कभी कभी खलनायक में पश्चाताप दिखाकर उसका हृदय परिवर्तन कर दिया जाता है। वर्तमान समय में अच्छे चरित्र वे माने जाते हैं जो सहज हो, लेखक के हाथों की कठपुतली न हो, अच्छाई और बुराई दोनों को धारण करते हों, जिनमें आंतरिक द्वंद्व होता हो तथा जिन्हें पढ़कर आदर्श नहीं बल्कि यथार्थ महसूस होता हो। चरित्रों में यह परिवर्तन प्रेमचंद और प्रसाद ने शुरू किया, जो आजादी के बाद के साहित्य में और प्रखर होकर उभरा। अच्छी चरित्र योजना में सभी चरित्रों का महत्व बराबर नहीं होता, कथानक में उनके महत्व के अनुसार ही उन्हें स्थान दिया जाता है। इस दृष्टि से चरित्रों के दो प्रकार माने जाते हैं, सहभागी चरित्र
पार्टिसिपेटेंट कैरेक्टर, प्रेक्षक चरित्र, ऑब्जर्वेंट कैरेक्टर। यदि इन दोनों को सही अनुपात में महत्व दिया जाए तो कथानक में बिखराव पैदा नहीं होता। उदाहरण के लिए महिला आंचल उपन्यास में लगभग 256 चरित्र हैं, किंतु इसके बावजूद इसमें बिखराव नहीं है क्योंकि चरित्रों का अनुपातिक महत्व ठीक है। दूसरी ओर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक में सिर्फ 25 चरित्र हैं, तब भी बिखराव दिखता है क्योंकि कई गौण चरित्रों को ज्यादा महत्व दे दिया गया है। अच्छी चरित्र योजना में चरित्र के सिर्फ बाहरी पक्षों का वर्णन नहीं होता, बल्कि लेखक उसके मन के भीतर प्रविष्ट होकर मनोविज्ञान की स्थितियों का भी सूक्ष्म अंकन करता है। उदाहरण के लिए प्रेमचंद ने अपने चरित्रों के मनोवैज्ञानिक पक्षों के विश्लेषण पर अत्यधिक बल दिया है, जिसके कारण उनके चरित्र अत्यंत सजीव बन पड़े हैं। मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन में तो यह विशेषता चरम स्तर पर दिखाई देती है। चरित्र योजना के मूल्यांकन में यह भी देखा जाता है कि लेखक ने चरित्रों के वर्णन के लिए कौन सी शैलियों का प्रयोग किया है। सामान्यतः चरित्रों के वर्णन के लिए 4 प्रकार की शैलियां मानी जाती हैं, जिसमें चरित्र स्वयं अपने विशेषताएं बताता है, जिसमें चरित्र एक दूसरे की विशेषताएं बताते हैं, जिसमें खुद लेखक चरित्र की विशेषताओं का वर्णन करता है, जिसमें विभिन्न स्थितियों तथा घटनाओं में चरित्र को रखकर उसकी प्रतिक्रियाओं तथा व्यवहारों के माध्यम से चरित्र का वर्णन किया जाता है। अच्छे उपन्यासों व नाटकों में ये चारों शैलियां विद्यमान रहती हैं, किंतु अनुपातिक दृष्टि से अंतिम शैली का महत्व सबसे अधिक होता है तथा बाकी शैलियां सिर्फ आवश्यकता के अनुसार प्रयुक्त होती हैं। भाषा शैली के विश्लेषण में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाता है। रचनाकार ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया है तथा उसमें विभिन्न शब्दावलियों का अनुपात कैसा है। उदाहरण के लिए दिव्या, स्कंदगुप्त और आषाढ़ का एक दिन जैसी रचनाओं में तत्सम शब्दावली की प्रधानता है, जो रचना के ऐतिहासिक वातावरण के कारण उचित भी है। इसके विपरीत गोदान और महाभोज की भाषा आम हिंदुस्तानियों की भाषा है। मैला आंचल की भाषा कुछ अलग है क्योंकि उसमें ग्रामीण क्षेत्र के केंद्र में होने के कारण देशज शब्दावली का अनुपात अत्यधिक है। कुछ क्या रचनाकार के मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग किया है। इनके प्रयोग से प्रभाव बढ़ता है, हालांकि एक सीमा से अधिक होने पर इनके कारण नए भाषाई प्रयोगों की संभावना कमजोर हो जाती है। क्या लेखक ने प्रतीकों, बिंबों तथा उपमानों की भाषा का प्रयोग किया है। इन तत्वों के प्रयोग से भाषा की प्रभाव क्षमता काफी बढ़ जाती है। क्या लेखक ने व्यंग का प्रयोग किया है। इसके प्रयोग से समाज की विकृतियों पर जोरदार तरीके से चोट करना संभव होता है। क्या लेखक ने मौन की भाषा का प्रयोग किया है। सामर्थ्य लेखक कभी कभी मौन के माध्यम से वह कहलवा लेते हैं जो हजारों शब्दों के प्रयोग से भी नहीं कहा जा सकता। यह विशेषता मुख्यतः नाटकों में मिलती है, किंतु सीमित रूप से उपन्यासों, कहानियों में भी मिल जाती है। क्या लेखक ने ध्वनि योजना, ध्वन्यात्मकता, नाद योजना, नदात्मकता का प्रयोग किया है। इसका अर्थ है ध्वनियों की झंकार के माध्यम से अर्थ को संप्रेषित करना। इसका प्रयोग होने से रचना की उम्र बढ़ती है और प्रभाव क्षमता में भी वृद्धि होती है। सूत्र वाक्यों का प्रयोग भी भाषा शैली की गहराई का एक लक्षण है। सूत्र वाक्य वे हैं जिनमें बहुत कम शब्दों में किसी गहरे सत्य को प्रस्तुत कर दिया जाता है। इन्हें पढ़ने से पाठक को चमत्कार की अनुभूति होती है। उदाहरण के लिए बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। आचार्य शुक्ल बूढ़े के लिए अतीत के सुखों और वर्तमान के दुखों और भविष्य के सत्यानाश से रोचक प्रसंग कोई नहीं होता। प्रेमचंद आदि प्रभावशाली सूत्र वाक्य हैं। संवाद योजना किसी भी उपन्यास, नाटक या कहानी में यदि चरित्रों के मध्य सीधी बातचीत कराई जाए तो प्रभाव क्षमता बढ़ जाती है क्योंकि पाठक सीधे चरित्र से रूबरू होता है। लेखक के माध्यम से परोक्ष रूप में चरित्रों को नहीं जानता है। यदि लेखक खुद बीच में आ खड़ा हो तो वह पाठक को बताता है कि दोनों चरित्रों ने एक दूसरे से क्या कहा।
यह शैली प्रभाव की दृष्टि से कमजोर हो जाती है। अच्छी संवाद योजना वह होती है जहां संवाद छोटे छोटे कसे हुए चुस्त और गतिशील हों। उनका गतिशील होना जरूरी है ताकि एक बात से दूसरी बात निकलती जाए। यदि संवाद लंबे हो तो पाठक उबने लगता है, इसीलिए छोटी और चुस्त संवाद बेहतर माने जाते हैं। यदि किसी चरित्र के संवाद बोलते समय दूसरा चरित्र उसे बीच में ही काटकर अपनी बात कहे तो सामान्यतः शैली और बेहतर हो जाती है, क्योंकि इससे गति और कस्बा में वृद्धि होती है। हालांकि इसके लिए लेखक का समर्थ होना जरूरी है। अच्छी संवाद योजना का एक लक्षण यह भी है कि वह कथा को आगे बढ़ाने में अर्थात कथानक को गति देने में सक्षम होती है। संवादों के बीच में ही कोई ऐसा प्रसंग छेड़ दिया जाता है जिस से कहानी अगले मोड़ की ओर बढ़ती है। देश काल का वातावरण। अच्छे उपन्यासों और नाटकों में देश व काल संबंधी सूचनाएं पर्याप्त रूप में दी जाती हैं, किंतु यदि ये सूचनाएं प्रत्यक्ष रूप में न दी जाएं तो रचना कमजोर हो जाती हैं, देश काल से बच जाती हैं। इसीलिए समर्थ लेखक देश और काल की निश्चित सूचनाएं न देकर तत्कालिक परिस्थितियां दिखाते हैं ताकि रचनाएं उस काल के साथ साथ वर्तमान काल में भी प्रासंगिक बनी रहें। उदाहरण के लिए प्रेमचंद ने गोदान एक भी नहीं काल संबंधी सूचनाएं तिथि या वर्ष के साथ नहीं दी, और देश संबंधी सूचनाएं में लखनऊ शहर के अतिरिक्त किसी भी शहर या गांव का नाम देने से बचे। इसीलिए गोदान अपने देश और काल का अतिक्रमण कर पाता है और महाकाव्यात्मकता उपन्यास कहलाता है। गौरतलब है कि निश्चित सूचनाओं में न होने पर भी प्रेमचंद ने तत्कालिक परिस्थितियों का इतना सघन चित्रण किया है कि 1936 ईस्वी के अवध आंखों के सामने तैरने लगता है। वातावरण का अर्थ सिर्फ प्राकृतिक वातावरण से नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वातावरण से भी है। सामर्थ्य रचनाकार रचना में सूचित समय के परिवेश को इतनी जीवंत बना देता है कि पाठक स्वयं को उसी वातावरण के भीतर महसूस करने लगता है। महिला आंचल जैसे उपन्यास इस दृष्टि से वातावरण प्रधान उपन्यास कहे जा सकते हैं। पूंजीवाद मध्य वर्ग तथा उपन्यास का जन्म। मध्य काल में समाज अपने प्रकृति में सरल था, जिसमें सभी लोग ग्रामीण व छोटे समुदाय में रहते थे। उनकी जीवनचर्या, नैतिक मूल्यों तथा दृष्टिकोण में गहरी समरूपता होती थी। ऐसे समाज में लोकगीत, कहानियों और लोकनाट्य जैसी विधाएं प्रचलित थीं। महाकाव्य इस दौर की सर्वोच्च विधा मानी जाती थी, जो न सिर्फ सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का समग्र चित्रण करती थी बल्कि जो समाज को नैतिक सहमति व नैतिक उत्कर्ष से भी जोड़ती थी। आधुनिक काल के आते ही स्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। विज्ञान तथा वैज्ञानिक क्रांति ने मनुष्य की अलौकिक आस्थाओं को कमजोर बना दिया। औद्योगिकीकरण तथा पूंजीवाद की वजह से तेजी से नगरों का विकास हुआ और गांवों के असंख्य लोग रोजगार की तलाश में शहर पहुंचे। यहीं से मध्य वर्ग का विकास हुआ। यह वर्ग न तो मालिक की तरह अमीर था, न ही मजदूरों की तरह गरीब और दुर्दशाग्रस्त। इसका काम मालिक की ओर से कारखानों की व्यवस्था का संचालन करना था। यह वर्ग अपनी ग्रामीण जड़ों से कट चुका था और शहर में भावनात्मक अकेलेपन तथा मनोरंजन के अभाव से पीड़ित था। इस वर्ग के अकेलेपन को दूर करने के लिए नई विधा की जरूरत थी, जिसमें कल्पनाएं नहीं यथार्थ हो, जिसका आस्वादन अकेले किया जा सके। चूंकि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो चुका था और यह वर्ग शिक्षित होने के कारण पाठ्य विधा का आस्वादन कर सकता था, इसीलिए इसके खालीपन को भरने के लिए उपन्यास का जन्म हुआ। भारत के इतिहास में भी उपन्यास का जन्म प्रायः इसी प्रकार हुआ। भारत में अंग्रेजों ने जो नई प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, नए ढंग की शिक्षा का प्रसार किया, नई तरह की अर्थव्यवस्था शुरू की, उन सबसे मध्य वर्ग का विस्तार हुआ।
इसी का परिणाम है कि हिंदी के शुरुआती उपन्यासों जैसे देवरानी जेठानी की कहानी, भाग्यवती, परीक्षा गुरु आदि की कथा वस्तु मध्यवर्गीय जीवन पर ही आधारित है। आगे चलकर उच्च तथा निम्न वर्ग भी उपन्यासों की विषय वस्तु बने, किंतु मध्य वर्ग की प्रमुखता हर युग में देखी जा सकती है। उपन्यास आधुनिक युग का महाकाव्य है। उपन्यास और जटिल समाज में गहरा संबंध है। नगरीकरण के साथ ही समाज की संरचना जटिल हो गई, क्योंकि नगर में भिन्न भिन्न परिवेश तथा भिन्न मूल्यों से संबंधित लोग साथ साथ रहते हैं। जाति धर्म जैसी संरचनाएं यहाँ टूटने लगी और संयुक्त परिवार बिखराव एकाकी परिवारों में तब्दील होने लगे। इन सभी कारणों से एक ऐसे समाज पैदा हुआ जिसमें समरूपता नहीं विषमरूपता थी। ऐसे बिखराव हुए समाज की कविता में नहीं गद्य में ही समेटा जा सकता था। इसी बिंदु पर उपन्यास महाकाव्य का स्थापना बन गया। इन दोनों विधाओं में समानता यह है कि दोनों अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का समग्र चित्रण करते हैं। अंतर यह है कि महाकाव्य मध्यकालीन आदर्शवादी तथा काव्यात्मक विधा है, जबकि उपन्यास आधुनिक गद्यात्मक तथा यथार्थवादी विधा है। इसीलिए रॉल्फ फॉक्स ने अपने प्रसिद्ध लेख द नोवेल एज एन इपिक उपन्यास महाकाव्य के रूप में उपन्यास को महाकाव्य के समकक्ष बताया। प्रसिद्ध लेखक फील्डिंग ने भी अपने प्रसिद्ध उपन्यास टॉम जोन्स की भूमिका में उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य बताया। उपन्यास और यथार्थवाद में संबंध उपन्यास का मूल संबंध यथार्थवाद से माना गया है और इसी अर्थ में यह पारंपरिक आख्यायिकाओं से अलग है। यूरोप में 14वीं शताब्दी के आसपास साहित्यिक रचनाओं के दो प्रसिद्ध वर्ग थे, रोमांस तथा नोवांस। रोमांस का संबंध उन रचनाओं से था जिनमें भावुकता, काल्पनिकता व रोमानियत भरी होती थी, जिसका विषय सामान्यतः प्रेम या कोई रोमांचकारी घटना होती थी। नोवांस उन रचनाओं को कहा जाता था जो अपने समय की वास्तविकताओं का यथार्थ परक वर्णन करती थी। साहित्य का यही वर्गीकरण आधुनिक काल तक आगे बढ़ा और यही नोवांस आगे चलकर नोवेल बन गया। ऐसा नहीं है कि उपन्यास अपने जन्म के समय से ही शुद्धता यथार्थवादी रहा है। कोई भी विधा जब जन्म लेती है तो उसे संक्रमण काल से गुजरना होता है और उस काल में पिछली अवस्था के लक्षण बचे रहते हैं। यही स्थिति उपन्यास के साथ भी रही। शुरुआती उपन्यास पश्चिम में भी और भारत में भी जासूसी और काल्पनिक किस्म के थे, जिनमें रोमांचक का तत्व केंद्र में था। 1739 ईस्वी में विश्व का पहला उपन्यास पामेला छपा, जिसके लेखक सैमुअल डी चैंडरसन थे। रोमांच के चरम स्तर को छूने के कारण यह इतना अधिक बिका कि आज तक कम ही पुस्तकें इसके कीर्तिमान को छू सकी हैं। जन्म के कुछ ही समय बाद उपन्यास यथार्थवाद से संबंध हो गया। 1850 के आसपास अंग्रेजी एवं रूसी साहित्य में ऐसे उपन्यास दिखाई देने लगे जो पूरी तरह यथार्थ को समेटते थे। इसका एक कारण मध्य वर्ग के विकास से संबंधित था। मध्य वर्ग के शिक्षित समाज को सिर्फ कल्पनाओं और रोमानियत से संतुष्ट करना संभव नहीं था। वे पहली बार अपने मूल समाज के छिद्र होकर नागरीय जीवन में अकेलेपन व कई ऐसी समस्याओं को झेल रहे थे कि वे साहित्य में भी उसी जीवन के चित्र खोजना चाहते थे। इन सभी दबावों ने उपन्यास को यथार्थवाद से जोड़ा और देखते ही देखते वह जटिल समाज के संपूर्ण चित्र को पेश करने वाला गद्य महाकाव्य बन गया। हिंदी उपन्यास और यथार्थवाद का संबंध 1882 में हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु प्रकाशित हुआ। यहाँ से प्रेमचंद के आगमन तक हिंदी उपन्यास रोमांच, काल्पनिकता
तथा नैतिक उपदेशों से भरा रहा। प्रेमचंद ने पहली बार उपन्यास परंपरा को सामाजिक यथार्थ से जोड़ा। यही कारण है कि कुछ आलोचक तो हिंदी उपन्यास की शुरुआत प्रेमचंद से ही मानते हैं। थोड़ा विस्तार में देखें तो हम पाते हैं कि आरंभिक हिंदी उपन्यासों में रोमांचक एवं उपदेश का तत्व प्रधान था। इनमें यथार्थवादी शैली के कारण स्थान पर आख्यानपरक शैली का उपयोग किया गया था। इनके लेखक उपन्यास के माध्यम से कोई शिक्षा या उपदेश देना चाहते थे। देवरानी जेठानी की कहानी 1870, बामा शिक्षक 1872, भाग्यवती 1877, परीक्षा गुरु 1882 आदि ऐसे ही उपन्यास हैं। 1891 ईस्वी से लेकर 1915 तक हिंदी में ए यारी तिलसम प्रधान जासूसी रोमांस प्रधान उपन्यासों का बोलबाला रहा। किंतु इन सब के बीच ही हिंदी उपन्यास यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने लगा था। प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यासकार भुवनेश्वर मिश्र, ब्रजनंदन सहाय, महता लज्जाराम शर्मा आदि हिंदी उपन्यास को यथार्थवाद की ओर ले जाने का प्रयत्न शुरू कर चुके थे। भुवनेश्वर मिश्र प्रेमचंद पूर्व युग के सर्वश्रेष्ठ यथार्थवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। इनके उपन्यास हैं घराऊ घटना 1893 और बलवंत भूमिहार 1896। घराऊ घटना हिंदी का प्रथम यथार्थवादी उपन्यास माना जाता है, जिसमें मध्य वर्ग के एक साधारण पारिवारिक व्यक्ति के दैनिक जीवन का उसके सूक्ष्म ब्यौरों के साथ यथार्थ और प्रामाणिक चित्र उपस्थित किया गया है। ब्रज नंदन सहाय का सौंदर्य पाशक और महता लज्जाराम शर्मा का धूर्त रसिका लाल भी इस दृष्टि से उल्लेखनीय उपन्यास है। इस प्रकार प्रेमचंद पूर्व युग में ही हिंदी उपन्यास यथार्थवाद से जुटने का प्रयत्न करने लगा था, किंतु समग्र रूप में इन लेखकों का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक यथार्थ का सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन, विश्लेषण और चित्रण नहीं था। हिंदी उपन्यास को ठोस स्तर पर यथार्थवाद से जोड़ने का काम प्रेमचंद ने किया। उन्होंने अपने युग की सामाजिक समस्याओं को कथानक के रूप में अपनाते हुए यथार्थवादी शैली में ही उनकी अभिव्यक्ति की सेवा सदन से आरंभ हुआ। उनका आदर्श नमुखी यथार्थवाद गोदान तक पहुंचकर पूर्णतया यथार्थवाद में परिणत हो गया। प्रेमचंद के बाद यथार्थवाद और हिंदी उपन्यास का रिश्ता अनवरत जारी रहा। प्रत्येक उपन्यासकार ने यथार्थ को अपने उपन्यास में प्रश्रय दिया, भले ही उसका स्वरूप साम्यवादी, मनोविश्लेषणवादी, अस्तित्ववादी आदि अलग अलग ढंग का क्यों न रहा हो। यही कारण है कि प्रेमचंद के बाद हिंदी उपन्यास का इतिहास वस्तुतः यथार्थवाद के विभिन्न प्रारूपों का ही इतिहास है, जिसे सामाजिक यथार्थ, समाजवादी यथार्थवाद, विश्लेषणवादी यथार्थवाद, स्त्री विमर्श तथा दलित विमर्श जैसी धाराओं के रूप में समझा जाता है। हिंदी का पहला उपन्यास, हिंदी उपन्यास की शुरुआत उसी युग में हुआ जिस गद्य के विस्फोट का आरंभिक युग या भारतेंदु युग कहते हैं। इस युग के रचनाकारों ने कई विधाओं का प्रवर्तन किया, जिनमें उपन्यास भी एक है। हिंदी के पहले उपन्यास के संबंध में विवाद है। यह विवाद पंडित गौरी दत्त के देवरानी जेठानी की कहानी 1870, मुंशी ईश्वरीय प्रसाद और मुंशी कल्याण राय के बामा शिक्षक 1872, सरदाराम फिल्लौरी के भाग्यवती 1877, लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु 1882 आदि उपन्यासों को लेकर है। अधिकांश विद्वानों के बीच मतभेद भाग्यवती और परीक्षा गुरु को लेकर है। एक मत के अनुसार 1882 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास है। इस उपन्यास में दिल्ली के एक सेठ मदन मोहन की कहानी बताई गई है, जो कुसंगति के कारण अपना बहुत सा धन बर्बाद कर देता है और फिर एक मित्र के प्रयासों से इस स्थिति से बाहर निकलता है। इस रचना का मूल भाव लेखानुसार यह है
कि व्यक्ति को जितनी चादर हो उतना ही खर्च करना चाहिए। कहीं कहीं इसमें नई शिक्षा, आधुनिक कृषि, औद्योगिकीकरण तथा निजी भाषा की उन्नति जैसे विचारों भी दिखते हैं। दूसरे मतानुसार हिंदी का पहला उपन्यास श्रद्धाराम फिल्लौरी द्वारा रचित उपन्यास भाग्यवती को मानना चाहिए। यह उपन्यास 1887 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हालांकि इसका लेखक संभवतः 1877 ईस्वी में हो चुका था। इसमें भारतीय स्त्रियों की गृहस्थ धर्म की शिक्षा दी गई है। लेखक ने स्वयं इसके संबंध में लिखा है, ऐसी पोथी कि जिसके पढ़ने से भारत खंड की स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा प्राप्त होती है। अब यह माना जाता है कि परीक्षा गुरु ही हिंदी का पहला उपन्यास है। इस निर्णय के पक्ष में दो तर्क दिए जाते हैं। पहले तर्क का अनुसार किसी रचना का काल निर्धारण उसके प्रकाशन वर्ष से ही हो सकता है, न कि लेखन वर्ष से, क्योंकि साहित्य वस्तुतः तभी साहित्य बनता है जब वह पाठक तक पहुंचता है। इसीलिए परीक्षा गुरु काल की दृष्टि से भाग्यवती से पहले दूसरे तर्क यह है कि भाग्यवती में आदर्शात्मकता और उपदेशात्मकता मानसिकता अधिक है, यथार्थवादी मानसिकता नहीं के बराबर नजर आती है। दूसरी ओर परीक्षा गुरु में भी सुधारवादी मानसिकता मिलती है, पर इसके बावजूद उसमें आधुनिक मानसिकता के तत्व भी दिखाई पड़ते हैं। अतः परीक्षा गुरु ही हिंदी का पहला उपन्यास माना जा सकता है। हिंदी उपन्यास का विकास। हिंदी उपन्यास के इतिहास का सामान्य 3 चरण में विभाजन किया जाता है। प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, दूसरा प्रेमचंद युगनी उपन्यास, तीसरा प्रेमचंदोत्तर उपन्यास। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास 1882 से लगभग 1916 तक के युग को हिंदी उपन्यास में प्रेमचंद पूर्व युग के नाम से जाना जाता है। यह हिंदी उपन्यास के विकास का आरंभिक काल है, जहां मध्यकाल के आदर्शवाद तथा रोमानियत के तत्व धीरे धीरे खत्म हो रहे थे और यथार्थवाद के तत्व बढ़ रहे थे। इस युग की वास्तविकता भूमिका एक पृष्ठ के रूप में है, जिसने परिपक्व उपन्यास लेखन को आधार प्रदान किया। इस समय 3 प्रकार के उपन्यास लिखे गए: सुधारवादी उपन्यास, मनोरंजन परक उपन्यास तथा ऐतिहासिक उपन्यास। सुधारवादी या नैतिक उपदेशात्मक उपन्यास, ये उपन्यास मूलतः धर्म सुधार तथा नव जागरण आंदोलन की प्रेरणा से लिखे गए। इन्हें लिखने वालों में मुख्यतः भारतेंदु मंडल के कुछ लेखकों और श्रद्धाराम फिल्लौरी जैसे तत्कालिक लेखक शामिल हैं। इन्होंने सांस्कृतिक सामाजिक पतन व उससे बचाव के उपायों पर काफी लिखा। इसके अतिरिक्त भारतीय नारी व हिंदू जीवन शैली जैसे विषय इन उपन्यासों में प्रमुख रहे। इन रचनाओं में यथार्थवाद का तत्व कम है और आदर्श व उपदेश के तत्व हावी हैं। औपनियासिक संरचना की दृष्टि से इनका महत्व बहुत अधिक नहीं है। इसके कुछ उदाहरण है: लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु, श्रद्धाराम फिल्लौरी भाग्यवती, राधा कृष्ण दास निस्सहाय हिंदू, बालकृष्ण भट्ट 100 और जान एक सुजान। मनोरंजन परक उपन्यास। इस काल में दूसरे प्रकार के उपन्यास मनोरंजन परक हैं, जिनमें 2 प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं: तिलस्मी यारी उपन्यास तथा जासूसी उपन्यास। तिलस्मी शब्द यूनानी शब्द टेलेस्मा से बना है, जिसका अर्थ है जादू या इंद्रजाल। यारी अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है हर फन, मैला व जादुई किस्म का व्यक्तित्व। तिलस्मी यारी उपन्यास जादुई किस्म के कथानक पर आधारित होते थे, जिनमें घटनाओं में कारण कार्य की संगति नहीं दिखती थी। नायक मनुष्य होकर भी अति प्राकृतिक शक्तियों से युक्त होता था और वह अलौकिक या अति प्राकृतिक शत्रुओं से टकराता था। ये उपन्यास बेहद रोमांचकारी व कल्पना प्रधान होते थे, किंतु इनमें यथार्थ की छाया नजर नहीं आती थी। जासूसी उपन्यास का कथानक जादुई तो नहीं होता था, किंतु बेहद रहस्यपूर्ण व रोमांचक से भरा होता था। किसी हत्या या अपराध की तहकीकात करते हुए जासूस नायक बहुत से
खतरों से खेलकर सच को ढूंढ निकालता था। इस प्रकार के कुछ उपन्यास इस प्रकार हैं: देवकी नंदन खन्नी, चंद्रकांता, चंद्रकांता, संतति किशोरी लाल गोस्वामी, तिलस्मी महल, गोपाल राम गहमरी, सरकटी लाश जासूस। पर जासूसी ऐतिहासिक उपन्यास इस युग में तीसरे प्रकार के उपन्यास ऐतिहासिक विषय वस्तु पर केंद्रित थे। यहाँ इतिहास का प्रयोग मुख्यतः दो कारणों से हुआ। कुछ लेखकों ने नवजागरण की चेतना से युक्त होकर इतिहास के गौरवशाली प्रसंगों का प्रस्तुतिकरण किया। कुछ अन्य लेखकों ने इतिहास का प्रयोग सिर्फ नारी व पुरुषों के रोमांस को दिखाने के लिए आवरण की तरह किया। इन उपन्यासों का इतिहास बोध काफी अपरिपक्व है। इनमें ऐतिहासिक तथ्यों की संरचना काफी ढीली ढाली है। इनका महत्व सिर्फ इसलिए है कि ये उपन्यास के इतिहास के प्रारंभिक काल में रचे गए, न कि इसलिए कि ये विशेष गुणवत्ता धारण करते हैं। ऐसे कुछ उपन्यास इस प्रकार हैं: किशोरी लाल गोस्वामी, तारा रजिया बेगम, आदर्श रमणीय, मिश्र बंधु वीरमणि, बाबू ब्रजानंदन सहाय, लाल चीनी। प्रेमचंद पूर्व युग के प्रमुख उपन्यास। प्रेमचंद पूर्व युग में हिंदी उपन्यास की विशिष्ट उपलब्धियों के तौर पर दो उपन्यासों की चर्चा की जा सकती है: परीक्षा गुरु तथा चंद्रकांता। इन दोनों का परिचय नीचे दिया गया है। परीक्षा गुरु लाल श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास की कहानी दिल्ली के ऐसे कारोबारी व साहूकार लाल मदन लाल की है जिसे अपने पिता की मेहनत व धीरज से बड़ी दौलत विरासत में मिलती है, लेकिन वह पश्चिमी आधुनिकता के प्रवाह में पड़कर लगातार अपव्यय के कारण कई तरह के संकटों में फंस जाता है। अंततः वह अपनी बुद्धिमान एवं शिक्षित वकील मित्र ला ब्रज किशोर के प्रयासों से संकट से उबरता है और चापलूसों व दुर्व्यसनों से भी तौबा कर लेता है। उपन्यास के लाला साहब ऐसी व्यापारी महाजनी संस्कृति के प्रतीक हैं जो सामंतवादी प्रवृत्तियों से मुक्त नहीं हैं। उसके चरित्र के माध्यम से दर्शाया गया है कि व्यापारी वाणिज्य की ताकतें चापलूसों और सामंती अविवेक से घिरी हैं और भारत के विकास के लिए उसे ऐसी कुप्रवृत्तियों से मुक्त करना है। पूंजी का संरक्षण और उसका देश हित में इस्तेमाल उपन्यास की प्रमुख चिंताओं में शामिल है, लेकिन उसमें उस समय के अंग्रेज उपनिवेशवादी द्वारा भारतीय पूंजी को विदेश ले जाने की समस्या पर विचार नहीं किया गया है। यह इस उपन्यास की एक बड़ी सीमा है। कथा वस्तु केंद्रीय विचारों और चित्रण पद्धति को देखते ही परीक्षा गुरु को उपन्यास की अपेक्षा उपदेशाख्यान कहना अधिक उपयुक्त होगा। परीक्षा गुरु में पात्रों के कार्य व्यापार भी विरल है। इस उपन्यास के पात्र कार्यरत कम वार्तालाप में अधिक संलग्न दिखाई देते हैं। परीक्षा गुरु के पात्र जीते जागते प्राणी न होकर किसी न किसी गुण या दोष के प्रतीक बन गए हैं। परीक्षा गुरु में ऐतिहासिक और दंत कथाओं की भी अधिकता है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि यद्यपि केंद्रीय विचार उसके दृष्टिकरण तथा चित्रित जीवन में वैशिष्ट्य के अभाव के कारण परीक्षा गुरु उपदेशाख्यान की श्रेणी में आता है, पर पात्रों और उनमें उनके कार्य व्यापारों की यथार्थता, वास्तुशिल्प की नवीनता और भाषा संबंधी यथार्थवादी दृष्टिकोण के कारण यह उपन्यास के अधिक निकट है। चंद्रकांता देवकी नंदन खन्नी द्वारा रचित उपन्यास है। इसमें मूलतः एक प्रेम कथा का वर्णन है। यह शुद्ध लौकिक प्रेम कहानी है जिसमें तिलस्मी और एआरी के अनेक चमत्कार पाठकों को चमत्कृत करते हैं। इस उपन्यास की आधार कथा नौगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह के पुत्र वीरेंद्र सिंह तथा विजयगढ़ के राजा जय सिंह की पुत्री चंद्रकांता के प्रणय और परिणय की कथा है। वस्तु संगठन में उत्सुकता और कौतूहल की अधिकता, पात्रों के सृजन में विविध क्षेत्रों में से उनका चयन, बातचीत
के संवाद चुनार, विजयगढ़, नौगढ़ आदि की नदियों, तालाबों, खोहों, टीलों, खंडहरों, पंछियों, वृक्षों आदि का चित्रात्मक शैली में प्रकृति चित्रण, युगनी परिस्थितियों का अप्रत्यक्ष रूप में अंकन, की हिंदी और उर्दू के बेमेल जोल से बनी बोल चाल का सजीव भाषा तथा आदर्श चरित्रों की सर्जना द्वारा नैतिक मूल्यों का प्रतिष्ठा आदि चंद्रकांत उपन्यास की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो लेखक के जीवन अनुभव, कल्पना की विस्मयकारी उड़ान तथा कथा निर्माण की अद्भुत क्षमता की परिचायक है। वस्तुतः तिलस्म और यारी के सूत्रों से गुथी हुई प्रेम और रोमांस की यह औपन्यासिक कथा हिंदी के घटना प्रधान रोमांचक उपन्यासों की ऐसी शुभ शुरुआत थी जिसने असंख्य पाठकों को हिंदी भाषा का प्रेमी बना दिया और हिंदी उपन्यास को दृढ़ आधारशिला प्रदान की। प्रेमचंद युगनी उपन्यास। प्रेमचंद का आगमन हिंदी उपन्यास के इतिहास में युगांतकारी घटना है। प्रेमचंद से पूर्व जो उपन्यास लिखे जा रहे थे वे अपने बाहरी ढांचों में तो उपन्यास थे, किंतु औपन्यासिक तत्वों और यथार्थवादी दृष्टिकोण के नजरिए से बेहद अविकसित थे। अभी तक का उपन्यास न तो समाज का चित्र बन सका था, न महाकाव्यात्मकता का स्तर छू सका था और न ही शिल्प की दृष्टि से प्रयोगधर्मी हो पाया था। प्रेमचंद ने सिर्फ 20 वर्षों के अपने लेखन कला में हिंदी उपन्यास परंपरा में आमूलचूल परिवर्तन किया और देखते ही देखते हिंदी उपन्यास समाज का जीवन दस्तावेज बन गया। पश्चिम में जो संक्रमण काल लगभग 125 वर्ष में फैला हुआ था वह हिंदी में सिर्फ 35 वर्ष में पूरा हो गया। तो इसका सबसे बड़ा कारण था प्रेमचंद का आगमन। प्रेमचंद ने 1916 से 1936 ईस्वी तक लेखन कार्य किया। प्रारंभिक समय में वे नवाब राय के नाम से लिखते रहे। प्रेमा व वरदान इसी काल के उपन्यास हैं। इसके बाद उन्होंने बहुत से प्रसिद्ध उपन्यास लिखे जैसे सेवा सदन, निर्मला, कायाकल्प, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, गबन, कर्म भूमि और गोदान। गोदान उनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है जो 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके पश्चात उन्होंने मंगलसूत्र लिखना शुरू किया, किंतु उसे पूरा करने के पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों का परिचय सेवा सदन यह प्रेमचंद के आरंभिक उपन्यासों में से एक है जिसमें उन्होंने वेश्यावृत्त की समस्या पर गंभीर विचार किया है। इसके केंद्रीय चरित्र सुमन के माध्यम से उन्होंने दिखाया है कि किसी स्त्री के वेश्यावृत्त अपनाने के पीछे दहेज प्रथा तथा पति द्वारा तिरस्कारपूर्ण व क्रूर व्यवहार जैसे कारण जिम्मेदार हैं। स्त्री के सामने दो ही विकल्प बचते हैं, या तो वह आत्महत्या कर ले या फिर वेश्या बन जाए। प्रेमचंद ने इसमें वेश्याओं को समाज की मुख्य धारा में लौटने के लिए सेवा सदन की स्थापना का विकल्प प्रस्तुत किया है जो उनकी शुरुआती आदर्शवाद से प्रभावित है। इस उपन्यास में सांप्रदायिकता के प्रश्न पर भी संक्षिप्त चर्चा दिखाई पड़ती है। प्रेमाश्रय इसकी रचना 1918 ईस्वी से 1920 ईस्वी का है। इसमें प्रेमचंद ने ब्रिटिश शासन में के अंतिम जमींदारों और किसानों के संबंध का चित्रण किया है। ब्रिटिश शासन ने जनता के शोषण के लिए किस प्रकार जमींदार और साहूकार वर्ग को अपना सहायक बनाया हुआ था, इसी शोषणकारी संबंध का पर्दाफाश इस उपन्यास में किया गया है। इसका नायक प्रेमाशंकर नामक युवक है जो उच्च वर्ग से संबंधित है। उस पर आधुनिक समतावादी विचारों का इतना गहरा असर होता है कि वह किसानों के हित में अपने आर्थिक हित छोड़ देता है और ग्राम सेवा में जीवन व्यतीत करता है। यह समाधान कुछ काल्पनिक प्रतीत होता है। वस्तुतः शुरुआत में प्रेमचंद पर आदर्शवाद का गहरा प्रभाव था जो इस में परिलक्षित होता है। रंगभूमि यह 1925 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है जिसमें पूंजीवाद या महाजनी सभ्यता के साथ भारतीय गांवों की शुरुआत टकराहट को प्रस्तुत किया गया है। इसमें विदेशी पूंजीवाद के साथ साथ स्वदेशी पूंजीवाद के आंतरिक शोषण धर्मी चरित्र का खुलासा किया गया है। इसका नायक सूरदास गांधीवादी मूल्यों का प्रतिनिधि है जो औद्योगिकरण के विरुद्ध सत्याग्रह छेड़ता
है। अपने मानवीय अधिकारों और सत्य के लिए सर्वस्व न्यौछावर करता है। भरत सिंह, विनय और महेंद्र कुमार तीनों सामंती चरित्र हैं और तीनों ही स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हैं। इनके माध्यम से प्रेमचंद ने स्वाधीनता संग्राम के वर्गीय चरित्र का प्रश्न उठाया है। सुभागी के माध्यम से नारी दमन को प्रस्तुत किया है, तो सोफियों के माध्यम से नारी के महान आदर्श को रंगभूमि को कुछ आलोचकों ने महाकाव्यात्मक उपन्यास का दर्जा भी दिया है। कायाकल्प यह 1926 में लिखा गया उपन्यास है। इसमें मूलतः सांप्रदायिकता की समस्या को उठाया गया है। प्रेमचंद दिखाते हैं कि दोनों धर्म के कुछ स्वार्थी लोग सांप्रदायिक दंगों की आड़ में कैसे अपने सांसारिक हित साधते हैं। उन्होंने हिंदुओं की इस मनोवृत्ति पर भी चोट की है कि किसी मुसलमान द्वारा अपहृत अपनी ही बेटी को अशुद्ध मानकर वो वापिस स्वीकार न किया जाए। इस उपन्यास का नायक चक्रधर है, जो समाज सेवक बनना चाहता है। उसे जमींदार की लड़की मनोरमा से प्रेम होता है, किंतु दोनों का विवाह नहीं हो पाता। बाद में वह सारी परंपराओं को ठोकर मारते हुए एक मुस्लिम परिवार की विधवा से शादी करता है। इसके समानांतर एक कथा पुनर्जन्म की भी चलती रहती है, जिसने इस उपन्यास को कमजोर बनाया है। निर्मला 1927 ईस्वी में लिखा गया यह उपन्यास अनमेल विवाह की समस्या पर आधारित है। उदय भानुलाल नामक व्यक्ति अपनी बेटी निर्मला की शादी अच्छे परिवार में करना चाहता है, किंतु उसकी आकस्मिक मृत्यु के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है और निर्मला की शादी 3 बच्चों के बूढ़े बाप तोताराम से हो जाती है। यह शादी सफल नहीं हो पाती। तोताराम के बड़े बेटे मनसाराम और निर्मला में प्रेम की भावना पनपती है। बाप और बेटे में स्त्रियां पैदा होती है। बेटे उदंड हो जाते हैं और गृह युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है। प्रेमचंद यही दिखाना चाहते हैं कि अनमेल विवाह पारिवारिक की व्यवस्था को भीतर से तहस नहस कर देता है। गबन प्रेमचंद ने यह उपन्यास 1930 ईस्वी में लिखा। इसका नायक रामनाथ मध्यवर्गीय युवक का प्रतिनिधि है, जिसकी आर्थिक स्थिति तो बहुत मजबूत नहीं है, किंतु आकांक्षाएं ऊंची और रंगीन है। उसकी पत्नी जल्पा यद्यपि बहुत अच्छी नारी है, किंतु आभूषणों के प्रति उसका गहरा लगाव है। रामानाथ एक बार अपने पत्नी के गहनों की अभिलाषा पूरी करने के लिए सरकारी विभाग में गबन करता है, किंतु पकड़ा जाता है। प्रेमचंद दिखाना चाहते हैं कि अनियंत्रित आकांक्षाएं कैसे व्यक्ति के लिए घातक सिद्ध होती हैं। इस उपन्यास में उच्च वर्ग के चरित्रों का मानसिक हल्कापन भी दिखाया गया है। मनोविज्ञान सूक्ष्मता की दृष्टि से यह उपन्यास बेजोड़ है। कर्मभूमि यह 1932 में लिखा गया उपन्यास है, जिसमें कई समस्याओं को एक साथ उठाया गया है। इसका नायक अमरकांत समाज सेवक है, जो समाज सेवा के ऊपरी रूपों से होता हुआ बुनियादी स्तर तक पहुंचता है और हरिजन वर्ग की सेवा को अपना लक्ष्य बनाता है। वह जानता है कि हरिजनों की समस्या का समाधान सिर्फ सामाजिक स्तर पर संभव नहीं है, उसके लिए आर्थिक शोषण से मुक्ति भी जरूरी है। यह महंत के शोषण के विरुद्ध अहिंसक तरीके से लगानबंदी आंदोलन चलाता है, गिरफ्तार होता है, किंतु हार नहीं मानता। इसके समानांतर अमरकांत और मुस्लिम लड़की सकीना में प्लेटोनिक प्रेम भी दिखाया गया है, किंतु प्रेमचंद ने उसे ज्यादा बढ़ने नहीं दिया है। हृदय परिवर्तन जैसी कल्पनाएं इस उपन्यास में भी हैं, किंतु समस्याओं की गहरी समझ के कारण यह उपन्यास के परिपक्व स्तर को छू सका है। गोदान यह 1936 में लिखा गया प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास होने के साथ साथ हिंदी का महानतम उपन्यास माना जाता है। इसमें प्रेमचंद ने किसी एक समस्या को उठाने की बजाय तत्कालीन भारतीय समाज की लगभग हर समस्याओं को एक साथ उठाया है। यही कारण है कि गोदान को भारतीय जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। गोदान पर विशेष चर्चा प्रश्न पत्र 2 के पाठ्यक्रम में की गई है। हिंदी उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास की परंपरा को एक
कई स्तर पर संशोधित और परिमार्जित किया है। उनके योगदान को रेखांकित करते हुए प्राय कहा जाता है कि उन्होंने हिंदी उपन्यास की कर्म भूमि ही नहीं बदली बल्कि उसका कायाकल्प भी कर दिया। प्रेमचंद के महत्व या योगदान का आकलन निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से किया जा सकता है। प्रेमचंद ने प्रथम परिवर्तन उपन्यास के उद्देश्यों में किया। पहले के उपन्यास मुख्यतः मनोरंजन या उपदेश देने को ही उपन्यास का उद्देश्य मानते थे। प्रेमचंद ने जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों को मनोरंजन प्रियता को चुनौती दी। वह दावा किया कि जो रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं उनका महत्व दो कौड़ी का है। वे सिर्फ उपदेश देने को भी उपन्यास का उद्देश्य नहीं मानते। उनके अनुसार उपन्यास का उद्देश्य मानव चरित्र के यथार्थ का निरीक्षण करना व सामाजिक समस्याओं पर चोट करना होना चाहिए। दूसरा परिवर्तन उन्होंने विषय वस्तु के स्तर पर किया। उन्होंने स्पष्ट माना कि ऐतिहासिक उपन्यासों या तिलस्मी जासूसी उपन्यासों की विषय वस्तु समाज के लिए उपयोगी नहीं है। उन्होंने सामाजिक समस्याओं के केंद्र में रखा। सेवा सदन, जो कि उनका पहला परिपक्व उपन्यास है, वेश्या समस्या का गहरा निरीक्षण करता है। निर्मला में वे अन्न मेल विवाह व विधवा जीवन की समस्याओं को उठाते हैं। गबन में वे बताते हैं कि इच्छाओं को जरूरत से ज्यादा बढ़ाना किस प्रकार नुकसानदायक हो सकता है। क्रम भूमि व प्रेमाश्रम में किसानों की समस्या व किसान विद्रोह की झलकियां दिखती हैं। रंग भूमि में वे दिखाते हैं कि किस प्रकार महाजनी सभ्यता, पूंजीवादी सभ्यता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर रही है। इसके नायक सूरदास के माध्यम से वे गांधीवादी आंदोलन की शैली को प्रस्तुत करते हैं। गोदान उनका अंतिम और एकमात्र महाकाव्यात्मक उपन्यास है जिसमें सारी की सारी समस्या एक साथ आ गई हैं। होरी के माध्यम से ऋण की समस्या, झुनिया के माध्यम से वैधव्य की, नोहरी के माध्यम से अनमेल विवाह की समस्या, सोना व रूपा के माध्यम से दहेज, सिलिया के माध्यम से दलित थानेदार के माध्यम से रिश्वतखोरी व शोषण की समस्या प्रदर्शित हुई है। स्पष्ट है कि प्रेमचंद समाज के वास्तविक जीवन से ही विषय वस्तु उठाते हैं। इसीलिए रामविलास शर्मा ने कहा है कि यदि 1916 से 1936 ईस्वी तक भारतीय इतिहास नष्ट हो जाए तो उसे प्रेमचंद की रचनाओं के आधार पर ज्यादा प्रामाणिक तरीके से लिखा जा सकता है। प्रेमचंद ने तीसरे परिवर्तन उपन्यास में निहित दृष्टिकोण में किया। इससे पहले के उपन्यास या तो आदर्शवाद में डूबे होते थे या फिर रोमांचक, जादुई और सनसनीखेज कल्पनाओं में। हिंदी उपन्यास का यथार्थवाद से गहरा संबंध स्थापित नहीं हो पाया था। प्रेमचंद ने घोषित तौर पर आदर्श नमुख यथार्थवाद को चुना। इसके अंतर्गत वे सामाजिक समस्याओं को पूरे यथार्थ से प्रस्तुत करते हैं पर अंत में आदर्शवाद का सहारा लेकर समाधान भी कर देते हैं। यह समाधान प्रियता उनके दृष्टिकोण में गांधी के हृदय परिवर्तन के विचार से प्रभावित होने के कारण पैदा हुई थी, जिसे वे अंतिम उपन्यास गोदान में ही छोड़ पाए। गोदान में होरी की त्रासद मृत्यु हिंदी उपन्यास की दृष्टि से शुद्ध यथार्थवाद का पहला चरण है, जिसे स्थापित करने का श्रेय प्रेमचंद को ही है। उपन्यास की शिल्प संरचना में प्रेमचंद ने मुख्यतः 3 स्तरों पर परिवर्तन किए हैं। पात्रों के स्तर पर, भाषा के स्तर पर, घटनाओं के स्तर पर। पात्रों के स्तर पर परिवर्तन प्रेमचंद से पहले हिंदी में चरित्र प्रधान रचनाओं की कल्पना परंपरा नहीं थी। मध्यकाल में रामचरितमानस जैसे चरित्र प्रधान महाकाव्य थे, किंतु उनका संबंध आदर्शवाद से था। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद जिस प्रकार चरित्र प्रधान रचनाओं की ओर बढ़ रहे थे, वैसे ही यात्रा प्रेमचंद ने उपन्यासों में की है। इनसे पहले के हिंदी उपन्यास चरित्र की दृष्टि से कमजोर थी। तिलस्मी यारी उपन्यासों के चरित्र
अति प्राकृतिक थे। तो जासूसी उपन्यासों के चरित्र असाधारण उपदेशात्मक उपन्यासों में सहज मनुष्य थे जरूर, किंतु वे या तो अच्छे थे या बुरे। इन कृत्रिम पात्रों की संरचना को प्रेमचंद ने ध्वस्त कर दिया। उन्होंने पात्रों की भीड़ नहीं जुटाई, जितने पात्र रखे उन्हें भी महत्व के आधार पर रचना में हिस्सा दिया। उनका हर चरित्र अच्छाई व बुराई का संश्लेषित मिश्रण है। जैसा कि जीवन में सचमुच होता है, वे चरित्रों की विशेषताएं बताते हुए न तो मार्क्स की तरह सिर्फ सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को हावी करते हैं और न ही व्यक्तिवादियों की तरह चरित्र को सामाजिक जीवन से स्वतंत्रता मानते हैं। पात्रों का मनोवैज्ञानिक वर्णन करने में तो वे महापंडित हैं। व्यक्ति और सामूहिक मनोविज्ञान दोनों का बेहद खूबसूरत प्रयोग उनके हर उपन्यास में है। प्रेमचंद ने पात्रों को कितना अधिक महत्व दिया है, इसका आकलन इस तथ्य से ही हो सकता है कि वे उपन्यास की परिभाषा ही चरित्रों के माध्यम से करते हैं। मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। इतना ही नहीं, उन्होंने पहली बार चरित्रों को लेखीय नियंत्रण व हस्तक्षेप से मुक्त किया। इस संदर्भ में उनका प्रसिद्ध कथन है कि मैं चरित्रों को अपने बच्चे के समान समझता हूँ, वह उनकी शुरुआत परवरिश करता हूँ, किंतु किसी भी पिता की तरह मैं नहीं बता सकता कि वे आगे चलकर कैसे बनेगा। कुल मिलाकर प्रेमचंद ने महाकाव्य के उदात्त नायकों की परंपरा को पूरी तरह तोड़कर होरी जैसी सामान्य किसान को नायकत्व प्रदान किया, जो समाज के आम आदमी का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाषा के स्तर पर प्रेमचंद से पहले उपन्यास की भाषा सहज व साधारण नहीं थी। इसका एक कारण यह था कि भारतीय युग में खड़ी बोली स्व संक्रमण काल से गुजर रही थी। दूसरा कारण यह था कि आरंभिक लेखक प्रभावपूर्ण भाषा के नाम पर कृत्रिम व लच्छेदार भाषा लिखने की कोशिश करते थे। प्रेमचंद ने भाषा को आतंक का नहीं संप्रेषण का माध्यम बनाया। आम बोलचाल की भाषा को ही उन्होंने साहित्य की भाषा में रूपांतरित किया। इसके अतिरिक्त पात्रों की विभिन्न पृष्ठभूमियों के अनुसार उन्होंने विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया। घटनाओं के स्तर पर प्रेमचंद ने न तो रोमांचक उपन्यासों की तरह घटनाओं की भीड़ को इकट्ठा किया और न ही कारणों संबंधों से रहित घटनाओं को स्वीकारा। उन्होंने यहाँ घटनाएं सामाजिक स्थितियों का प्रतीक बनकर आती हैं। उदाहरण के लिए निर्मला का तोताराम से विवाह व्यक्तिगत घटना नहीं बल्कि पुरुष प्रधान समाज में विधवा जीवन की विडंबना का प्रतीक है। इसी प्रकार होरी की मौत सिर्फ होरी की मौत नहीं, शोषण की चक्की में पीसते हुए आम किसान के त्रासद अंत का प्रतीक है। कुल मिलाकर यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि हिंदी उपन्यास की शिशु परंपरा को प्रेमचंद ने एक झटके में परिपक्वता के स्तर पर पहुंचा दिया। जो विकास सामान्य गति से संभव तो एक शताब्दी में होता, उसे उन्होंने 2 दशकों में ही पूरा कर दिया। प्रेमचंद युग के अन्य उपन्यासकार प्रेमचंद युग में प्रेमचंद के अतिरिक्त कुछ अन्य उपन्यासकार भी थे जो मोटे तौर पर 2 वर्गों में बंटे जा सकते थे। पहले वर्ग में वे उपन्यासकार हैं जो प्रेमचंद से प्रभावित थे, जबकि दूसरे वर्ग के उपन्यासकार प्रेमचंद की परंपरा से भिन्न हैं। प्रेमचंद से प्रभावित रचनाकारों में विश्वंभर नाथ शर्मा, कौशिक, शिवपूजन सहाय तथा सियाराम शरण गुप्त आते हैं। वे उपन्यासकार सामाजिक समस्याओं पर ही लिखते थे। स्त्री व किसान इनके उपन्यासों में भी केंद्र में हैं। इनके प्रमुख उदाहरण हैं विश्वंभर नाथ शर्मा, कौशिक माँ भिखरिणी, शिवपूजन सहाय, देहाती दुनिया, सियाराम शरण गुप्ता, गोद, अंतिम आकांक्षा। दूसरी परंपरा में जयशंकर प्रसाद तथा निराला आते हैं। प्रसाद अपनी कविताओं में दिखने वाले आदर्शवाद के विपरीत उपन्यासों में सामाजिक विकृतियों के नग्न चित्र प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक पक्षों का विवेचन भी उनके
यहाँ अधिक है। निराला ने किसी भी परंपरा से न बदलते हुए कुछ प्रयोगशील उपन्यास रचे। प्रमुख उदाहरण इस प्रकार हैं: जयशंकर प्रसाद, कंकाल तितली, इरावती, निराला, अप्सरा, अलका प्रभावती,